रवि प्रताप सिंह जी, स्टालिन क्या कह रहे वो तो छोड़ ही दें। कनिमोझी ने क्या चिट्ठी लिखी कि भाई हमारा इनसे तलाक हो गया, बिल्कुल अलग बैठेंगे, इनकी चेहरा ना हम देखेंगे लोकसभा में, नहीं हमारा देखे टाइप का उन्हें लिखित पत्र में घोषणा कर दी। लेकिन जो बात मणिशंकर अय्यर ने आज कही, उन्होंने कहा निकृष्टतम किस्म की अवसरवादिता दिखाई है कांग्रेस ने। कोई सहयोगी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगा, और अगर कांग्रेस के पुरखे आज होते तो वो भी रो रहे होते, अय्यर ने कहा तमिलनाडु को लेकर। क्या उसी से ये सब चौकन्ने हो गए हैं अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे एंड ऑल, कि ना भैया कांग्रेस पे भरोसा ना करो, ये तो कहीं भी पलट जाएगी। क्या विश्वास का संकट और ज्यादा गहरा हो गया रवि जी? अमिताभ जी, विश्वास का संकट जो कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर जी, मणिशंकर अय्यर जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और समय समय पे किस तरह की बातों को और किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया करते हैं, ये आपने भी देखा और हमने भी देखा है, और कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ इसकी गणना भी हमारे पास। देखिए, जितने छोटे छत्र थे सब हमसे निकले, चाहे वो सपा थी, चाहे वो बीजेडी थी, चाहे असम गण परिषद थी, चाहे वो टीएमसी थी, चाहे वो आपके शिवसेना थी, सब हमसे निकले थे। यानी सब एंटी कांग्रेसिज्म की पैदा हुई पार्टियां। हमने सबको वो अवसर दिया कि आप राजनीति करें और अपने अपने प्रदेशों में मुख्यमंत्री बने, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र को मजबूत करें। उनको तोड़ने का काम और उनको भस्मीभूत करने का काम भाजपा ने किया। घेर करके केजरीवाल को उनके निर्वाचन क्षेत्र में हराया, घेर करके ममता बनर्जी को 2 बार हराया, घेर करके स्टालिन को उनके क्षेत्र में हराया, घेर करके नवीन पटनायक जी को जाकर के उड़ीसा में हराया, और पार्टियां खत्म कर दी असम गण परिषद ने, पार्टियां खत्म कर दी शिवसेना को तोड़ करके। और शरद पवार जी जो अपने आप को बहुत बड़े राजनीति के पुरोधा कहलाते थे, उनको खबर नहीं कानो कान, और उनको देखिए जा करके उनकी जो उनके भतीजे थे उनकी पत्नी को फिर राज्यसभा भेज दिया। तो ये जमींदोज करने का काम जो है ये भाजपा करती है, हमने तो कभी किया नहीं। हम तो विश्वास करते हैं। रवि भाई एक मिनट, रवि प्रताप जी एक मिनट, जब हम चुनावी राजनीति में होते हैं तब ये अपेक्षा कैसे हो सकती है कि ममता, इनका नाम ममता बनर्जी है इसलिए ये जीत जाए, इनका नाम नवीन पटनायक है इसलिए इनको जीत जाने दी जाए? ऐसा थोड़ी ना होता है यार। जब चुनाव लड़ोगे तो हरा दूसरा जो आपके विरोध में वो आपको हराने के लिए लड़ रहा है चुनाव, नहीं तो सत्यनारायण कथा नहीं करता कहीं बैठ के। ये कौन सा तर्क है? एक मिनट रुक जा। राजीव गांधी ने, आप कह रहे हो कि घेर के मार दिया भाजपा ने, अरे चुनाव लड़ रहे हो तो आप में ताकत होगी तो सरवाइव करोगे, नहीं मारे जाओगे। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे, वो घेर के नहीं हुए थे। माधवराव को किसने चुनाव लड़ाया था उनके खिलाफ? आप तो हेमंत नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन को उतार लाए थे, जिनको एबीसीडी नहीं पता थी राजनीति की। मेरे अंगने में तुम्हारा छोरा गंगा किनारे वाला गाया और इलाहाबाद में बहुगुणा को चौपट कर दिया। बहुगुणा छोटे नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया को कौन लड़ाने आया था? अडवाणी के खिलाफ राजेश खन्ना को कौन लेके आया था? आप बता रहे हो कि कांग्रेस तो गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर चलती। बाबा रवि जी, चुनाव लड़ेंगे तो हार जीत झेलने की ताकत रखनी चाहिए ना। चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे योगी आदित्यनाथ हो, कोई हो, और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम गौतम बुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव हारे, नहीं जीत पाए तो नहीं, हार गए चुनाव, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप बुरा मान जाओ कि राहुल जी को चुनाव हरा दिया? अरे भाई चुनाव लड़े क्यों? हारने से अमिताभ जी, आपका प्रश्न अगर 2 लाइन का है तो मेरा जवाब तो कम से कम 1 लाइन का होने दीजिए, या केवल अपनी ही कहते रहेंगे तो हम क्या कहेंगे? आपने जो प्रश्न उठाया और कहा कि लोग भयभीत हैं कांग्रेस से, लोग भयभीत नहीं है कांग्रेस से। हमने सबको पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर दिया और ईडी सीबीआई नहीं भेजी, वो अपने अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। भाजपा जिसके साथ गई है उसको जमींदोज करती, पार्टी भी खत्म कर दी और नेता भी खत्म कर दिया। मेरे कहने का मूल मौजू ये था। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से डरिए। ये बताइए कि जो डीएमके जा करके एआईडीएमके मिल करके और उस भाजपा मनवादी ताकत के साथ अगर सरकार बना रही थी तो टीवीके को हमने समर्थन किया, क्या पूरा किया? ये जो भाजपा की राजनीति है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दीजिए, हम उसका विरोध करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करके
तंत्र के सहारे चुनाव जीतिए। इसका विरोध करते हैं और सामना करेंगे डट करके जितनी बारी होगी। और एक बार भी ये जितने लोग थे, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, स्टालिन हो, या उद्धव ठाकरे जी हो, या उसमें केजरीवाल हो, ये सब प्रधानमंत्री के चेहरा बन रहे थे। एक अखिलेश यादव जी ने अपने मन वचन से कभी नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनूं। और हमारा जो अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन है वो इंटैक्ट है और वो भी ठीक है, दूरगामी परिणाम। ठीक है प्रताप से रवि जी अभी रुकना होगा, वो भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अखिलेश यादव ने केवल इतना ही नहीं कहा कि मैं भाजपा के निशाने पर हूं, यहां रुक जाते तो खबर ही नहीं थी, फिर काहे की खबर। अखिलेश यादव ये तो बोलेंगे जब उनसे कोई पूछेगा मैं भाजपा के निशाने पर हूं, ये तो उनके मैं भरा भाजपा से अंदर खाने कुछ पैक्ट है नहीं, क्या स्वाभाविक है। उन्होंने कहा मैं केवल भाजपा के निशाने पर नहीं हूं, मैं कईयों के निशाने पर हूं। बाकी कौन है जिनको, जो अखिलेश यादव को निशाने पर लिए हैं? भाई असम गण परिषद के निशाने पर तो अखिलेश यादव है नहीं, भाजपा है और कांग्रेस है, दो ही हैं। और इस दुबे जी इस पंक्ति का क्या मतलब है? हम वो नहीं जो मुसीबत में साथ छोड़ जाएं। जब अखिलेश जी अपलोड कर रहे थे उससे ठीक 24 घंटे पहले कांग्रेस ने स्टालिन का हाथ छोड़ दिया था और स्टालिन गाते रहे न जाओ सैया छुड़ा के भैया, नहीं माने, छुड़ा दी। क्या अखिलेश यादव वही इंडिकेट कर रहे थे कि हम वो नहीं जो मुसीबत में छोड़ दें दुबे जी? क्योंकि मामला गंभीर हो गया भैया। मतलब हमें लगा कलकत्ता ही रुक जाएंगे, लेकिन वो तो सीधे वहां चेन्नई भी निकल गए फिर। नहीं देखिए अग्निहोत्री जी, राजनीति है, राजनीति में पार्टियां अपना अपना भला देखती हैं कि कौन किसका कहाँ भला हो रहा है, उस हिसाब से चलता है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डीएमके के साथ उनका गठबंधन था, क्या हालात रहे कि उनको उस गठबंधन छोड़ना पड़ा और टीवीके के साथ। हाँ, अगर वो एआईडीएमके के साथ जाते तो एक प्रश्न जरूर लगता कि भाई अब तो मामला गड़बड़ है, लेकिन चूंकि टीवीके के साथ गए हैं इसलिए ठीक है, उनकी राजनीति है, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो उन्होंने लिखा है वो 100% है कि हम गद्दारों में तो नहीं, हम वफादारों में हैं। हम मुसीबत में किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा साथ जो भी देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे, उसकी मर्जी। लेकिन हमारी जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है। हाँ, लेकिन हमारी तरफ से कभी भी ऐसी पहल नहीं होगी कि हम साथ छोड़ के चले जाएं। और आपने पास्ट में देखा भी होगा कि हमारे साथ कितने आए और कितने चले गए, लेकिन हम जस के तस हैं और आज भी उनका वेलकम है। ऐसा भी नहीं, अगर वो दूसरी पार्टियां छोड़ के आना चाहते हैं, गठबंधन तोड़ के आना चाहते हैं, हम उन्हें आज भी समाहित कर लेंगे, क्योंकि सुबह का भूला शाम। दुबे जी एक गाना था, दुबे जी एक गाना था, मुझे लग रहा आप वही बात कहना चाह रहे हो कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा। इस टाइप का मामला बना दिया आपने। नहीं ठीक है, अगर दिल टूट जाता है तो कोई तो दिल संभालने वाला होना चाहिए। तो हम तो वो हैं कि जिसको सबको समाहित कर लेते, यही तो समाजवाद है। समाजवाद में है क्या? यही है कि आओ, जो भी है, जो भी दुखी, दीन दुखी परेशान वाला है, सब आ जाओ, हम सबको सम्मानित करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। और 2027 में यही जो पहल है हमारी, वो कामयाबी दिखाएगी हमें, ये मेरा पूरा विश्वास। नवेद अयाज जी, एक जो शॉल ममता जी को अखिलेश जी ने उड़ाई, ऐसी कोई संभावना है कि बहन जी को भी उड़ा दें? कोई बन रही संभावना, कोई खिड़की, कोई रोशनदान कुछ खुल रहा है कि नहीं खुल रहा बाबू? क्योंकि अब पता नहीं उन्होंने कितनी शॉल खरीदी हो। अभी तो दो का ही निस्तारण हुआ, एक स्टालिन को और एक ममता जी को। नहीं तो हम वहां भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही लो भैया, वो कह रहे हम वहां भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भैया नवेद आज, खोलो रे बंद द्वार, सपा घर आई है। अमिताभ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी का अब इस चुनाव के गर्म मौसम में कंबल ओढ़ने का टाइम आ गया। मतलब? और कंबल
कम्बल ओढ़ने का समय इसलिए आ गया है कि उन्होंने ये मान लिया है कि वो 2027 के चुनाव में कहीं मुकाबले में नहीं। इसकी सीधी सी वजह है, देखिए चुनाव लड़ने के लिए जिससे आप मुकाबला करने जा रहे हैं आपका वजूद उनकी बराबर है या नहीं, ये पहली शर्त होती है। माननीय अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के वजूद के सामने बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है वो बहन जी के मुकाबले राजनीतिक कद में छोटे नजर आते हैं, मेरा ऐसा मानना है। उत्तर प्रदेश में अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकना है तो सभी दलों को बहन जी के साथ समर्थन में आना पड़ेगा और बहन जी को मुख्यमंत्री पद का फेस बनाना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी से पार पाया जा सकता है। ये बंगाल के नतीजों ने बता दिया। बंगाल के नतीजे साफ इंडिकेशन है कि समाजवादी जैसी पार्टियों का अब कोई वजूद नहीं है। जो पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में पूरी ताकत से चुनाव लड़ी और अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी और मुस्लिम ने 95% प्लस वोट उन्हें दिया, उसके बावजूद भी वो दूसरा वोट इकट्ठा नहीं कर सके। लड़ाई है कि दूसरा वोट आखिर आएगा कहां से। दूसरा वोट अगर सर्जन में कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो वो बहन जी के चेहरे पर राजी हो सकता है। अमिताभ जी ये आप भी जानते हैं, दलितों को अगर पीडीए की बात है राजी करने का मसला है तो वो भी बहन जी के चेहरे पर राजी हो सकता है। जब सर्जन का वोट और दलितों का वोट मिलाने के साथ मुसलमान और अल्पसंख्यक उनके साथ आ जाता है, तो जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए 40% प्लस का वोट चाहिए वो बहुजन समाज पार्टी के नाम पर ही पूरा किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी इस बात को बहुत अच्छे से 2022 में ही समझ गए थे। वो समाजवाद का नारा छोड़कर पीडीए का नारा जो चला रहे हैं, इसका मतलब है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी अखिलेश जी, तो वो जो पीडीए का नारा है वो कहीं भी उनके वोट प्रतिशत को पूरा नहीं करता है। ठीक है हम ठीक है, अब अभी रुकना होगा नवेद, अभी रुकना ठीक, अभी रुकना होगा। सूर्य प्रकाश मैथिल भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। भाई पीडीए की बात ठीक है, लेकिन ममता जी तो ब्राह्मण है, वो उनको भी शॉल पहना रहे हैं, ये भी देखो। मैथिल साहब मामला ये था, चर्चा ये थी, आप देर से जुड़े, कि गैर भाजपा क्षेत्रीय दल जो हैं उनमें कांग्रेस के प्रति अचानक से बहुत तेजी से अविश्वास डेवलप हुआ है डीएमके की घटना से। जिस ढंग से उन्होंने फेरे लेने के बाद जैसे कोई तुरंत ही तलाक दे दे क्या, और बारात में जो दूसरी लड़की आई कहा हम इसके साथ शादी करेंगे, वैसी स्थिति पैदा कर दी। मतलब कहां तो 7 जन्म का वादा था। मुझे याद है राहुल जी ने तमिलनाडु में गए थे, दुबे जी आप सुन लो, आप क्योंकि आपके साइकिल के उस पर बैठे हैं वो। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक इकलौता ऐसा राजनेता है जिसको मैं भाई कहता हूं, स्टालिन। क्या स्टालिन ने भी कहा राहुल भैया, उन्होंने कहा स्टालिन भैया, क्या, और दोनों भैया एक दूसरे को मेला में छोड़ के चले गए। दुबे जी समझ गए ना। अब भैया ढूंढ रहा है बड़ा भैया गया कहां, भैया विजय के साथ कार्यक्रम जारी है। सूर्य प्रकाश मैथिल, अखिलेश यादव क्या ने जो यात्रा की बंगाल में, ममता जी के पास गए, स्टालिन के पास गए, क्या वो ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं कि गैर भाजपा गैर कांग्रेस एक तीसरा मोर्चा भी डेवलप हो भारत में, जैसा बीपी सिंह के समय में रहा? क्या उसकी कोशिश हो रही है? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज किया है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। मैथिल जी। धन्यवाद अमिताभ जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अमिताभ जी जो आपने प्रश्न उठाया ना, वो बहुत ही वाजिब प्रश्न उठाया है, और ये असलियत है कि एक बार फिर से कांग्रेस बेनकाब हो गई है। जिस प्रकार से, एक तो टेक्निकल टीम को बोलिएगा, इको बहुत हो रहा है जी भैया, तरह दिखवाना जी, आप अपनी बात जारी रखो जी। जिस प्रकार से डीएमके का साथ छोड़कर कांग्रेस के 5 विधायकों को समर्थन करने के लिए कहा गया टीवीके को, ये एक बार फिर दिखा रहा है कि किस प्रकार से ये पीठ में छुरा भोंकते हैं। जो आरोप ये भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं वो काम ये खुद करते हैं। और मजे की बात, ये जो आपने अखिलेश यादव जी के लिए कहा कि वो एक अलग से मोर्चा बनाने की सोच रहे हैं, वो आज से नहीं है सर, वो बहुत पुराना समय से चल रहा है। जब से राहुल गांधी जी लीडरशिप कर रहे हैं कांग्रेस की,
उसके बाद से लगातार एक नेतृत्व परिवर्तन ये कह लीजिए, या फिर गठबंधन के अंदर जो सर्वमान्य नेता है वो कांग्रेस का ना हो कि कहीं और किसी और दल का हो, ये हमेशा से हर एक व्यक्ति दिमाग में कोशिश कर रहा है। और आज जो ये अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया कार्य है, जो शॉल उड़ाते घूम रहे हैं, वो एक कारण ये भी है कि यूपी के मुसलमानों को इस बात का मैसेज वो देना चाहते हैं कि देखो मैं डरा नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी से, ना ही मैं डरूंगा, ना मैं दल बदलू हूं, ना मैं मोर्चा बदलू हूं। लेकिन यह भी सच बात है कि वो अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि जो वो इफ्तारी करते हैं, जो वो मौलानाओं के गले लगते हैं, और जो वो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलते हैं, बंगाल के रिजल्ट के बाद आप देखिए हनुमान जी के लिए उन्होंने चालीसा गाना शुरू कर दिया, ट्वीट किया उन्होंने। आज तक उनके कभी ट्वीट आपने देखे इस प्रकार के? तो ये जो एक एहसास इनको हुआ है कि देश का बहुसंख्यक जो है वो लामबंद हो रहा है, देश का बहुसंख्यक जो है वो अब ये समझ रहा है कि हमारे वोट की वैल्यू क्या है। केवल मुसलमान इकट्ठे होकर वोट करेंगे तो उससे सरकार नहीं बनेगी। जैसा कि अभी नेता बीएसपी बता रहे थे कि हमने तो खूब सारे वोट दिए भर के, ये दूसरे समाज का वोट नहीं ले पाए। तो बॉस अब मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है। अब किसी भी पार्टी को यह समझना होगा कि हिंदू जो वो जाग चुका है, हिंदू एक तरफ होकर वोट करने लग गया है जाति से ऊपर उठ के। और ये खतरे की घंटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो पहले आप मुसलमानों को एकजुट और एक मुश्त वोट डालते थे, अब हिंदू डाल रहा है। 93% वोटिंग आपने देखी किस प्रकार से हुई बंगाल में। वहां पर कोई ओबीसी नहीं था, वहां पर कोई बैकवर्ड नहीं था, वहां पर कोई दलित नहीं था, सब हिंदू थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। वहां पर किस प्रकार से मंदिरों के ताले डाले हुए थे ये सब जानते हैं। मुर्शिदाबाद हो गया, उत्तरी 24 परगना हो गया, अपना नेता मानता रहा है, मानता हो रहेगा। गया, उसके अलावा दिनाजपुर हो गया, नादिया हो गया, वहां पे मंदिरों के ताले खुले हैं। वहां काली पूजा नहीं होने दी जाती थी। के खिलाफ था ये और चीज रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी होती अगर अखिलेश यादव दोबारा रिपीट हो जाते। और ये चीज उत्तर प्रदेश समझ रहा है जी। और ये भी कारण है कि अब उत्तर प्रदेश में हनुमान चालीसा का पठन जो है समाजवादी पार्टी करने लग गई है। ठीक,